हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। आज के इस नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 में हम अगेन 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत एक्सपेक्टेड हैं या सिमिलर क्वेश्चन हमारे यूपीपीएससी एग्ज़ाम, यूपीपीएससी एई, एसएससी जेई और कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का जो एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए जो है ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं कि आज के क्वेश्चन हमारे किस किस सब्जेक्ट से हैं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बीएमसी से होंगे और सॉइल मैकेनिक्स से पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सॉइल जो है कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कोर्स ग्रेन सॉइल, क्ले सॉइल, सिल्ट या फाइन ग्रेन, इनमें से कौन सी सॉइल है वो जो है प्लास्टिक स्टेट जो है कंसिस्टेंसी की उसको अचीव नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर है हमारा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कौन सी सॉइल? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। रीज़न क्या है? क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए जो लिक्विड लिमिट होती है, ठीक है, और प्लास्टिक लिमिट होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी यानी WP माइनस WP कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर कोर्स मतलब किसी सॉइल के लिए प्लास्टिक सिटी इंडेक्स की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, तो वो सॉइल क्या करेगी? हमारी प्लास्टिक स्टेट को अचीव नहीं कर सकती है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत बेसिक्स के ऊपर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है इस सीरीज में। इसमें क्या कर रहा है कि रेशियो है ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू सडन अप्लाइड एक्सियल लोड। पहला टर्म हमारा यहाँ क्या है? सडन अप्लाइड एक्सियल लोड। दूसरा क्या है? स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेजुअल अप्लाइड एक्सियल लोड। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि अगर हम कहीं पर एक सडन लोड अप्लाई करते हैं और ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा उसका रेशियो क्या होगा वो पूछा है। ठीक है, तो हमें पहले सडन अप्लाइड लोड की वजह से कितना स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुअल अप्लाइड लोड के लिए कितना स्ट्रेस होता है हमें वो कैलकुलेट करना होगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम सडन की बात करें, किसकी बात करें? सडन लोड की बात करें। अगर सडन लोड अगर लग रहा है तो वहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? हमारा वर्क डन होता है P इंटू सिग्मा, या कह सकते हैं इसको डेल्टा बोल सकते हैं। ठीक है, या मतलब एक तरीके का डिफ्लेक्शन होता है इंटू L। और हमारा जो है वर्क स्टोर्ड जो होता है, ठीक है, क्या होता है? वर्क स्टोर्ड, उसकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू सिग्मा मतलब स्ट्रेस हो गई, ठीक है, इंटू A इंटू उसका डिफ्लेक्शन इंटू L। ठीक है, तो दोनों केस में क्या होंगे? वर्क डन और वर्क स्टोर्ड क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 इंटू A इंटू डिफ्लेक्शन इंटू L। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एल से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा आ जाएगा 2P/A इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, सिग्मा हमारी क्या हो गई? स्ट्रेस हो गई। यानी कि जब हम सडन लोड अप्लाई करते हैं, एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर P क्या है? हमारा लोड है, A हमारा है एरिया जहाँ पर हम लोग ने स्ट्रेस इंड्यूस्ड की है, लगाई है, तो हमारा 2P/A होता है। एक तो ये केस हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या कह रहा है कि अगर हम ग्रेजुअली अप्लाइड करते हैं, ठीक है, तो ग्रेजुअल जब अप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क डन जो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? वर्क स्टोर्ड के इक्वल होगा। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू जब हम ग्रेजुअली अप्लाइड करते हैं तो क्या होती है? 1/2 P इंटू डिफ्लेक्शन इंटू L, जितना डिफ्लेक्शन हुआ वो डिवाइड बाई वर्क स्टोर्ड हमारा होता है 1/2 सिग्मा इंटू A, ठीक है, और इंटू डिफ्लेक्शन इंटू L। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P/A। ठीक है, तो यानी ग्रेजुअल लोड अप्लाइड करेंगे तो हमारा जो जनरल फार्मूला होता है P/A वो हमारा आ जाता है। तो हमें इसका रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 हमारी ये हो गई, हमारी सडन, ठीक है,
यानी स्ट्रेस ड्यू टू सडन और स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेजुअल। ठीक है, तो सडन अपॉन ग्रेजुअल हमें ये रेशियो पूछा है, तो क्या हो जाएगा 2p/a डिवाइड बाई p/a। तो p/a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 2 हमारा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर लर्निंग के लिए बहुत कुछ है, अब ये सारी चीज़ों को याद रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट से है। इसमें क्या पूछ रहा है कि द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सॉन इनटू सेक्शन इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें टिम्बर को कट किया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जब किसी टिम्बर को कट किया जाता है, किसमें, किसी बैटन्स में, ठीक है, या किसी प्लैंक में अगर हम उसको कट करते हैं तो उस प्रोसेस को जो है वो बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर लर्निंग इस क्वेश्चन से लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या सीख सकते हैं कि जो टिम्बर को कट करने की प्रोसेस होती है उसको कन्वर्जन बोलते हैं, ये तो ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जन की वजह से टिम्बर की जो सीजनिंग की जाती है, क्या की जाती है, अभी बताएंगे सीजनिंग क्या होती है। सीजनिंग की जाती है तो सीजनिंग प्रोसेस जो है वो एसेलरेट हो जाती है। सीजनिंग प्रोसेस क्या हो जाती है, वो एसेलरेट हो जाती है। इसके अलावा फेलिंग ऑफ टिम्बर का मतलब क्या होता है कि जब कोई स्टैंडर्ड ट्री खड़ा हुआ होता है, यानी नेचुरली जो ट्री, मतलब ट्री अगर कोई खड़ा है, ठीक है, तो जब हम उसको काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फेलिंग ऑफ ट्री बोलते हैं। और हमारा टर्म यहाँ पर क्या है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो सीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम टिम्बर से, यानी जब हमने टिम्बर को कट कर दिया या उसका प्लैंक बना लिया, कट करने के बाद जो हमें मिला उसमें जो मॉइस्चर जो होता है, टिम्बर में जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, और जब एक टिम्बर जो है वेल सीजनड हो जाता है, मतलब बहुत अच्छे से सीजन हो जाता है, तो उसमें मॉइस्चर 10% से 20% ही केवल बचता है। अगर इतना मॉइस्चर बचता है तो वो टिम्बर जो है वो क्या होगा, वो वेल सीजन टिम्बर होगा। तो हमें ये याद रखना है कि 10 से 20% जो होता है वो मॉइस्चर कंटेंट बचता है। ठीक है, और टिम्बर को कट करने की जो प्रोसेस होती है वो कन्वर्जन होती है, और इसकी वजह से सीजनिंग जो होती है वो एसेलरेट हो जाती है। फेलिंग ऑफ टिम्बर का मतलब जनरली क्या होता है कि कोई पेड़ खड़ा हुआ है और उसको काट देना। तो इसलिए क्वेश्चन जो है अच्छा है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉइल मैकेनिक्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते हैं क्या है, अ सैंड सैंपल हैज़ पोरोसिटी 30%। पोरोसिटी को सॉइल मैकेनिक्स में एन से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 30%, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं 0.30। उसके आगे क्या लिखा है, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करते हैं जी से, सॉलिड बोला है तो जीएस लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू है हमारी 2.60। तो पूछा व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, कहीं कहीं एस आर भी मिलेगा। और ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताना है, कब बताना है, जब मॉइस्चर कंटेंट हो कितना 4.94%, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट को हम किससे डिनोट करते हैं W से, और उसकी वैल्यू है 4.94%। ठीक है, तो 4.94 को हम चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे 0.0494। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, सैंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एस की वैल्यू पता करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। हमें क्या क्या पता है, हमें डब्ल्यू पता है, जी पता है, ई नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ई कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोरोसिटी। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू पोरोसिटी के टर्म्स में अगर रिलेशन देखेंगे क्या होता है, n/1 माइनस एन। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.3, दैट इज 0.3 डिवाइड बाई 0.7। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.428, ये इतना वैल्यू आ जाएगी किसकी, हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पुट कर देते हैं तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा W इंटू जी अपॉन ई, और W की वैल्यू है हमारी 0.0494 इंटू जी की वैल्यू हमारी कितनी है 2.6,
और 0.428 जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमें डिवाइड कर देना है, तो s की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 0.3। और इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। तो 30% हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा। और वो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ से दो फॉर्मूले हम लोगों ने जाने आपको मालूम भी होगा, रिवाइज हो गए कि ई का पोरोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, n/1 - n, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। आप इसको बहुत जगह यूज करेंगे तो याद कर लीजिए, SE = WG। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉइल मैकेनिक्स है। आज बहुत सारे न्यूमेरिकल हो गए, न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए जो है हमने इंक्लूड किए हैं। क्या कहा है कि एन एक्सकेवेशन इज मेड विथ अ वर्टिकल फेस इन अ क्ले सॉइल विच हैज CU की वैल्यू जो होती है, CU की वैल्यू दी है 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। CU की वैल्यू हो गई हमारी 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा गामा टी यानी कि टोटल यूनिट वेट, ठीक है, तो यानी बल्क यूनिट वेट कितना दिया है हमारा 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके अलावा SN की वैल्यू दी है, SN हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी नंबर। किसका नंबर, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर, याद रखिए, तो मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर SN = कितना दिया है 0.261, ठीक है। हमें क्या लिखा है, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ स्टेबल एक्सकेवेशन विल बी नियरली, ठीक है। हमें मैक्सिमम डेप्थ पता करनी है। जब मैक्सिमम डेप्थ मतलब क्रिटिकल हाइट, वो क्या है वो पता करनी है। तो जब अगर मैक्सिमम डेप्थ का केस होता है तो वहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो उसको क्रिटिकल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या होता है टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर का, इन सभी के बीच में होता है C/FC, ठीक है, गामा T × H, ठीक है। तो जब F मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डेप्थ दिया है, ठीक है, तो F को FC लिखेंगे और H को HC, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो SN = क्या हो जाएगा C/गामा T × HC। हमें क्या HC फाइंड आउट करना है, तो HC = क्या हो जाएगा CU/SN × गामा T, ठीक है। तो वैल्यूज पुटअप करिए, C की वैल्यू हो गई 50, SN की वैल्यू हो गई 0.261 और गामा T की वैल्यू हो गई हमारी 18। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.60 मीटर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं, 10.60 मीटर। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा A। तो आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए, 1 2 3 दो न्यूमेरिकल किए हैं और एक डेरिवेशन जैसा किया है, वो BMC की थ्योरी पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। दैट्स ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग।